हेलो क्लास। हम लोग ऑक्सीजन के अपर रूप के बारे में देख रहे थे। तो ऑक्सीजन के दो अपर रूप हमें मिलते हैं, पहला है O2 और दूसरा है ओजोन। तो O2 के बारे में हमने देख लिया था, O2 किस प्रकार से बनता है, O2 के उपयोग क्या क्या है। अब देखेंगे ओजोन क्या है। तो ओजोन जो होता है वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित है, जहाँ पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश की किरण द्वारा ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। जो O3 होता है, जो ओजोन होता है वो वायुमंडल से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित है। ठीक है। ओजोन किस प्रकार से बनता है? ओजोन जो होता है ऑक्सीजन पर जब प्रकाश मतलब सूर्य की किरण पड़ती है तब वो क्या होता है, ओजोन में परिवर्तित होता है। ठीक। ओजोन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसको अवशोषित करने का काम करता है, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसके प्रभाव को कम कर देता है। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती है, हमारी त्वचा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन क्या करता है, उस अल्ट्रावायलेट किरणों को मतलब पृथ्वी पर पड़ने से रोकता है। वायुमंडल में जहाँ पर ओजोन परत नहीं होती है, ठीक है, वायुमंडल में जिस स्थान पर ओजोन परत नहीं होती है या फिर ओजोन का क्षय हो जाया रहता है, वहाँ पर यूवी किरणें क्या होती है, आपतित होती है, और वहाँ की पेड़ पौधे और जंतु क्या होती है, उसको हानि पहुँचाती है। तो इस तरह से ओजोन क्या करती है, यूवी किरणों को हमारे तक पहुँचने में रोकती है। तो ओजोन की खोज किसने की? सानबिन ने सन 1840 में ओजोन की खोज की। सन 1872 में सोरेट, वुडलिंग तथा ब्रॉडी ने इसे ऑक्सीजन से प्राप्त किया है। ओजोन की खोज 1840 में सानबिन ने की। ओजोन किस प्रकार से बनता है? ओजोन जो होता है ऑक्सीजन से ही बनता है। ठीक। अब देखेंगे ओजोन जो है किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से ओजोन को हम लोग बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओजोन बनाने की विधि। तो पहली विधि है सीमेन का ओजोनाइजर। तो चलिए देखते हैं ओजोन बनाने की विधि। शुष्क तथा ठंडी ऑक्सीजन में नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर, नीरव विद्युत विसर्जन मतलब शांत विद्युत धारा, मतलब चिंगारी रहित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, ओजोन प्राप्त होता है। इस क्रिया को विशेष रूप से बने उपकरण जिसे ओजोनाइजर कहते हैं में किया जाता है। जो ओजोन बनाने की क्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है? ओजोनाइजर। ओजोनाइजर क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसमें हम लोग ओजोन बनाते हैं। ठीक है। तो ओजोन के निर्माण में दो होने वाले जो उपकरण हैं, मतलब जो ओजोनाइजर है, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो पहला देखते हैं सीमेन का ओजोनाइजर में किस प्रकार से ओजोन हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सीमेन का ओजोनाइजर। तो देखते हैं ओजोन निर्माण के सीमेन ओजोनाइकरण विधि। ओजोन निर्माण की सीमेन ओजोनाइजर विधि। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत ये हो जाएगा, ओजोन का निर्माण। तो इसका सिद्धांत है ओजोन का निर्माण शुद्ध, शुष्क व ठंडी ऑक्सीजन गैस में नीरव विद्युत विसर्जन करके बनाया जाता है। जो ओजोन का निर्माण होता है तो ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? शुद्ध व शुष्क व ठंडी ऑक्सीजन गैस में जब चिंगारी रहित विद्युत विसर्जन करते हैं तब हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? ओजोन को प्राप्त करते हैं। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ओजोन का प्राप्त करेंगे। ये है आपका सिद्धांत और ये है आपका समीकरण। ठीक। अब देखते हैं इसका वर्णन। तो अब आगे देखते हैं इसका वर्णन। ये तो हो गया सिद्धांत। अब इसका सीमेन ओजोनाइजर का वर्णन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कांच की दो समाक्ष नलियाँ होती है। ठीक है। इसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है, तथा जो दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा कैसे होता है, बंद होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कांच की दो समान नलियाँ होती है। इसका एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है। जो छोटी नली होती है वह बड़ी नली के भीतर में क्या होती है, लगी होती है।
यहाँ पे देखो ये है छोटी नली और ये है आपकी बड़ी नली। ठीक है, तो जो छोटी नली होती है वो बड़ी नली के भीतर में क्या होती है, लगी रहती है। ठीक है, अब इन दोनों नलियों के बीच में कुछ क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, कुछ गैपिंग होता है। वो गैपिंग 1/16 इंच का गैपिंग होता है। दोनों नलियों के बीच में आपस में क्या होती है, कुछ गैपिंग होती है, कुछ रिक्त स्थान होती है, जहाँ पे 1/16 इंच क्या होती है, रिक्त स्थान होती है। ठीक, बाहरी नली जो होती है, बाहरी नली के बाहर की ओर 3 पत्र मतलब बंग पत्र की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जो बाहरी नली होती है उसके बाहर की ओर बंग पत्र मतलब 3 पत्र लगी होती है, और जो भीतर और भीतरी नली के भीतर की ओर, ये है आपकी भीतरी नली, तो इसके भीतर की तरफ भी क्या लगी रहेगी, 3 पत्र लगी रहेगी। ठीक, और ये जो 3 पत्र होते हैं, ये है आपका 3 पत्र। तो ये जो 3 पत्र होते हैं वो प्रेरण कुंडली से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रेरण कुंडली क्या करती है, धारा प्रवाहित करने का काम करती है। तो इस तरह से जो 3 पत्र होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, प्रेरण कुंडली से। अब क्या होता है, जो दोनों नली के वलयकार स्थान में हम लोग क्या भेजते हैं, शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन को कम ताप पर धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं, मतलब धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं। ठीक, जैसे ही शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन को इस कम ताप पर हम लोग इस नली में प्रवेश कराते हैं और इधर से विद्युत धारा मतलब प्रेरण कुंडली की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो वह ओजोन में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से हमें 10 से 15% ओजोन प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस चित्र का वर्णन क्या है। इसमें कांच की 2 समकेंद्रित या फिर समाक्ष नलियाँ होती हैं, जिसमें एक नली का जो सिरा होता है वो बंद और दूसरा नली का सिरा क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, 2 नलियाँ होती है, एक बंद और दूसरी मतलब एक जो नली होती है उसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है और दूसरा सिरा खुला हुआ होता है ना। और जो नली होती है, जो बाहरी नली होती है, उसके बाहर की तरफ 3 पत्र या फिर बंग पत्र की परत चढ़ी होती है, और जो भीतरी नली होती है उसके अंदर की तरफ भीतर की तरफ 3 पत्र चढ़ी होती है। और जो 3 पत्र होता है उसका संबंध प्रेरण कुंडली से होता है। प्रेरण कुंडली से हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जो नली होती है उसमें जब हम लोग शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और इधर से प्रेरण कुंडली द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कम ताप पर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, या फिर कम ताप पर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को इस नली में प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, O3 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इस विधि से यहाँ पे हमें 10 से 15% ही ओजोन प्राप्त हो पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया सीमेंट का ओजोनाइजर। अब आगे देखेंगे ब्रॉडी का ओजोनाइजर। अब देखते हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो इसमें भी सिद्धांत वही रहेगा, शुद्ध और ठंडी ऑक्सीजन में नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर ओजोन हमें प्राप्त होता है। ये ही है इसका भी सिद्धांत। सीमेंट का ओजोनाइजीकरण और ब्रॉडी का ओजोनाइजीकरण में सिद्धांत क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जो उपकरण रहेगा उसका वर्णन या फिर इसके चित्र अनुसार वर्णन निम्न प्रकार से होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रॉडी का ओजोनाइजीकरण का वर्णन। ठीक, तो इसमें क्या होती है, इसमें कांच की क्या होती है, यू आकार की नली होती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है क्या है, कांच की बनी हुई है और ये एक नली है, दिख ही रहा है। इसमें कांच की एक यू आकार की नली होती है, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है ना। तो चित्र में दिख रहा ही होगा, इसमें जो यू नली है उसका एक भाग कैसा है, चौड़ा है, और दूसरा भाग कैसा है, पतला है। तो इसके चौड़े वाले जो भाग होता है उसमें क्या हम लोग तनु H2SO4 डालते हैं। ठीक है, इसमें जो चौड़ा वाला भाग होता है, जो यू नली का चौड़ा वाला भाग होता है उसमें तनु H2SO4 डालते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वलयकार भाग में ओजोन के निष्कासन के लिए यहाँ पे क्या होती है, निकास नली लगी होती है। इस वलयकार वाले भाग में ओजोन के निष्कासन के लिए क्या होती है, निकास नली होती है। अब यहाँ पे संपूर्ण जो उपकरण है उसको कांच के एक बर्तन में क्या करेंगे, डुबा देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जितना भी उपकरण है, जैसे कि ये यू नली है, इसको कांच के बर्तन में क्या करेंगे, डुबा देंगे। अब इस कांच के बर्तन में भी हम लोग एक क्या करेंगे, प्लैटिनम का छड़ मतलब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड का देखो, यहाँ पे जो चौड़ी नली है इसके अंदर में भी प्लैटिनम है, और यहाँ पे ये जो प्लैटिनम है यहाँ पे भी क्या है, हाँ यहाँ पे भी प्लैटिनम है। अब इन दोनों प्लैटिनम का संबंध हम लोग प्रेरण कुंडली से करेंगे, प्रेरण कुंडली से, ठीक है। प्रेरण कुंडली क्या काम करेगी, विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित करेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड का संबंध प्रेरण कुंडली से करेंगे, ठीक। अब जो आपकी यू नली होती है उसमें क्या करेंगे, शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है, इसके यू नली के बाएं भाग से हम लोग शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही प्रेरण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपको ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं इसमें ब्राडी को ओजोनाइजीकरण विधि का वर्णन। इसमें यू आकार की नली होती है जिसका एक भाग चौड़ा होता है, दूसरा भाग पतला होता है। इस चौड़े वाले भाग में क्या होता है, तनु H2SO4 भरा होता है जिसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यू नली का जो पतला वाला भाग होता है वहाँ से ओजोन मतलब वहाँ से ओजोन के निकलने के लिए या फिर ओजोनीकृत ऑक्सीजन के निकलने के लिए क्या होती है, निकास नली लगी होती है, ठीक। अब इस संपूर्ण उपकरण को एक कांच के बर्तन में डुबो देते हैं जिसमें भी हम एक इलेक्ट्रोड मतलब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड का संबंध प्रेरण कुंडली से कर देते हैं। यू नली के चौड़े वाले भाग में शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, प्रेरण कुंडली द्वारा यहाँ पे विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वह क्या होता है, ओजोनीकृत हो जाता है, मतलब जो O2 होता है वो O3 में बदल जाता है। और निकास नली से हम लोग जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है उसका 20% मतलब यहाँ पे इस विधि के द्वारा 20% ओजोन हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो ये है ब्रॉडी का ओजोनाइजीकरण विधि। अब देखेंगे ओजोन का उपयोग। अब देखते हैं ओजोन के उपयोग। तो जो ओजोन होता है यह सिनेमा घर, ज़मीन के अंदर चलने वाली रेलों, सुरंगों, खदानों की वायु को शुद्ध करने में काम में आता है। पानी को कीटाणु रहित करने में भी यह काम में आता है, और है बनावटी रेशम तथा कपूर बनाने में भी इस ओजोन का उपयोग होता है। चाय, तंबाकू, चमड़े के व्यवसाय में भी इस ओजोन का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। और क्या है, जो ओजोन होता है वो शक्कर के रंग, मोम आदि के रंग को भी क्या करते हैं, साफ करते हैं। मतलब जो शक्कर होता है, जो मोम होता है उसको क्या करते हैं, रंगहीन बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी हम लोग इस ओजोन का उपयोग करते हैं। तो ये है ओजोन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब आगे देखेंगे सल्फर को। 16वें समूह का पहला तत्व है आपका ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आता है, सल्फर। तो अब देखेंगे सल्फर के बारे में। हम लोग 16वें समूह के तत्व के बारे में देख रहे थे, जिसमें से ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ लिया है, ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में भी पढ़ लिया है, O2 और ओजोन के बारे में, है ना। अब हम लोग 16वें समूह के दूसरे तत्व के बारे में देखेंगे। देखो, हमें पता है 16वें समूह का पहला तत्व है ऑक्सीजन और दूसरा तत्व है सल्फर। तो अब हम लोग देखेंगे कि सल्फर क्या है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है और किस प्रकार से सल्फर हम लोग प्राप्त करते हैं। देखो, सल्फर का संकेत है S, और जो सल्फर होता है वो अणु कौन से अणु के रूप में, S8 अणु के रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब जब भी सल्फर रहेंगे तो वो सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ करके S8 अणु बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही है, 2, 8 और 6 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p4 होता है। ऑक्सीकरण संख्या इससे पहले हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे सल्फर का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो सल्फर का निष्कर्षण या फिर सल्फर निकालने के लिए हम लोग निम्नलिखित प्रकार से इसको निकालते हैं, जैसे कि भूमिगत निक्षेपण से और दूसरा है प्राकृतिक गैस से। तो भूमिगत निक्षेपण की बात करें फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट की, तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें फ्रांस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं,
इसमें जो सल्फ़र होता है वो ज़मीन के अंदर होता है ना, फ्री स्टेट में नहीं रहता है, संयुक्त रूप में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पाइप लेते हैं, 3 पाइप, और उसको भूमि मतलब ज़मीन के अंदर घुसाते हैं, ठीक। और एक पाइप बाहर, मतलब 2 पाइप बाहर की ओर लेंगे, ठीक। 3 पाइप को कहाँ करेंगे, ज़मीन के अंदर घुसाएंगे, और एक पाइप में क्या करेंगे, हाँ, वो जो एक पाइप जो बाहर की ओर रहेगी उसमें जल को 180 अंश सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर की ओर भेजेंगे, और एक और पाइप बाहर की ओर लेंगे जिसमें संपीड़ित वायु को ज़मीन के अंदर भेजेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो सल्फ़र ज़मीन के अंदर है वो पिघल कर बाहर आने लगेगा, वो झाग के साथ बाहर आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस विधि में हम लोग क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से सल्फ़र को प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, फ्रांस विधि में हम लोग क्या करते हैं, 3 पाइप को हम लोग ज़मीन के अंदर घुसाते हैं, और बाहर की ओर एक और पाइप लेते हैं जिसमें 180 अंश सेंटीग्रेड पर जल को, मतलब गर्म जल को भूमि के अंदर भेजेंगे, और एक और पाइप लेते हैं जिसमें क्या करते हैं, संपीड़ित वायु, संपीड़ित मतलब उसमें दाब, बहुत अधिक दाब वाली वायु को ज़मीन के अंदर भेजेंगे। जैसे ही इन सभी को भेजते हैं तो क्या होता है, जो सल्फ़र होता है वो झाग के साथ बाहर आने लगता है। तो ये हो गई फ्रांस विधि। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस से किस प्रकार से सल्फ़र को प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक गैस में H2S गैस क्या होती है, प्राप्त होती है ना। तो H2S जो गैस होती है उसको मोनोएथेनॉल एमीन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जो प्रकृति में H2S गैस होती है, H2S गैस को मोनोएथेनॉल एमीन, मतलब ये जो है आपका सूत्र, ये क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, और उसको क्या करेगी, उसमें से जो H2S को अवशोषित करेगी, उसमें से सल्फ़र और हाइड्रोजन को अलग करेगी, और इस तरह से हमें यहाँ पे सल्फ़र प्राप्त हो जाएगा। तो ये है सल्फ़र का निष्कर्षण। पहला है भूमिगत निक्षेपण से, इसमें फ्रांस विधि अपनाते हैं, और प्राकृतिक गैस से भी हम लोग सल्फ़र को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमें ये सल्फ़र का निष्कर्षण प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखेंगे सल्फ़र के अपर रूप। अगर सल्फ़र के अपर रूप की बात करें तो सल्फ़र के अपर रूप को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय रूप। सल्फ़र के अनेक अपर रूप ज्ञात हैं जो ताप एवं भौतिक अवस्था के अनुसार भिन्नता रखते हैं। इस प्रकार जो सल्फ़र होता है, मतलब जो गंधक होता है, वो उसके अपर रूप को 2 वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। तो इस तरह से जो सल्फ़र के अपर रूप है उसको 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय की बात करें तो क्रिस्टलीय जो भाग वाला अपर रूप होता है उसको विषम लंबाक्ष रूप और एकंताक्ष रूप में बांटते हैं, ठीक। और जो अक्रिस्टलीय है उसको भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, प्लास्टिक सल्फ़र, दुधिया सल्फ़र और कोलाइडी सल्फ़र। तो इस तरह से सल्फ़र के अपर रूप हमें 2 भाग में हमें प्राप्त होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं जो सल्फ़र के अपर रूप है उसको 2 वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय वर्ग और है अक्रिस्टलीय वर्ग। क्रिस्टलीय वर्ग को 2 भाग में, अक्रिस्टलीय वर्ग को 3 भाग में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका क्रिस्टलीय वर्ग। क्रिस्टलीय वर्ग जो है उसको उसमें सल्फ़र के 2 अपर रूप विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष रूप में हमें सल्फ़र प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं विषम लंबाक्ष रूप क्या है। सल्फ़र के क्रिस्टलीय रूप की बात करें तो जो सल्फ़र का क्रिस्टलीय रूप है वो 2 रूप, सल्फ़र जो है वो 2 रूप में दिखाई देगा, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष। तो विषम लंबाक्ष सल्फ़र क्या होता है, ये जो सल्फ़र होता है स्थायी, मतलब जो सल्फ़र होता है ये कौन से प्रकार का सल्फ़र है, ये स्थायी प्रकार का है। मतलब कोई भी सल्फ़र किसी भी रूप में रहे, लास्ट में वो इसी रूप में आता है। कौन से रूप में, विषम लंबाक्ष में। तो विषम लंबाक्ष सल्फ़र यह गंधक का सबसे प्रचलित व स्थायी अपर रूप है। इसे हम लोग अल्फा सल्फ़र या अष्टफलकीय सल्फ़र भी कहते हैं। विषम लंबाक्ष जो सल्फ़र होता है उसका रंग होता है आपका पीला। इसके गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक होता है 385.8 केल्विन। विषम लंबाक्ष सल्फ़र जल में अविलेय किंतु CH2 में विलेय होगा। सामान्य ताप पर यह कैसा होता है, स्थायी होता है। सल्फ़र के किसी भी रूप में, सल्फ़र जो है अपना किसी भी रूप में रहे, लास्ट में अंत में इसी रूप में आकर स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से सल्फ़र का विषम लंबाक्ष रूप क्या कहलाता है, आपका स्थायी रूप कहलाता है ना।
जो विषम लंबाक्ष सल्फर की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह नॉर्मल टेम्परेचर पर S8 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए इस रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक, अब देखते हैं एकंताक्ष सल्फर या फिर गंधक। इसे सल्फर का प्रिज्मेटिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर हम लोग कहते हैं। ठीक, इसे सल्फर का प्रिज्मेटिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर कहते हैं। जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा सल्फर या फिर अष्टफलकी सल्फर कहते हैं, है ना। जो एकंताक्ष सल्फर होता है इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले जो सल्फर होता है ना उसको प्याली में क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक, प्याली में फैला देते हैं और क्या करते हैं, उसको पिघला देते हैं। जो सल्फ़र होगा उसको प्याली में फैलाएंगे, मतलब प्याली में रखेंगे मतलब, और क्या करेंगे, उसको पिघलाएंगे। जैसे पिघलाएंगे तो वो प्याली में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के पश्चात उसके क्या होती है, जो सल्फ़र होती है उसमें प्याली के ऊपर में पापड़ी जम जाती है। जब पापड़ी को निकाल करके हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर, उसके निचले में हमें यह एकंताक्ष सल्फ़र या फिर प्रिज्मेटिक सल्फ़र हमें प्राप्त होता है। तो ये है प्राप्त करने की विधि। एकंताक्ष सल्फ़र क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। एकंताक्ष जो सल्फ़र होता है इसको हम लोग बीटा सल्फ़र या फिर प्रिज्मेटिक सल्फ़र भी कहते हैं। ये जो सल्फ़र होता है इसे हम लोग निम्न तरीके से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्याली या फिर तस्तरी लेते हैं जिसमें सल्फ़र को रखते हैं। अब उसको क्या करेंगे, पिघला देते हैं। जैसे पिघलाते हैं तो सल्फ़र क्या होता है, प्याली में पूरी तरीके से बिखर जाता है और क्या होता है, उसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ठंडा होने देते हैं तो क्या होती है, उसकी पापड़ी जम जाती है। जब पापड़ी जमती है तो उस पापड़ी को निकाल के देखते हैं तो नीचे में हमें एकंताक्ष सल्फ़र प्राप्त होता है। ठीक, अगर बात करें इसके गलनांक की तो जो एकंताक्ष सल्फ़र होता है उसका गलनांक जो होता है 392.2 केल्विन होता है ना। विषम लंबाक्ष सल्फ़र का गलनांक कितना था, 385.8 केल्विन, और एकंताक्ष सल्फ़र का 392.2 केल्विन होता है। ठीक, अगर इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो सल्फ़र होता है, एकंताक्ष जो सल्फ़र होता है 96.5 अंश सेंटीग्रेड से 120 अंश सेंटीग्रेड के मध्य स्थायी रहता है। अगर इसको, इस सल्फ़र के टेम्परेचर को और वो करें हम लोग, जैसे कि 96 मतलब 96.5 अंश सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं, कुछ कम हो जाएगा तो विषम लंबाक्ष सल्फ़र में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे विषम लंबाक्ष सल्फ़र, एकंताक्ष सल्फ़र के बारे में देखा है। इसको आप और अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे सल्फ़र की यौगिक के बारे में। तो सल्फ़र की यौगिक में पहला यौगिक है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, दूसरा यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब यहाँ पे हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। सल्फ़र के यौगिक के बारे में देखें तो पहला यौगिक है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग SO2 कहते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होता है। ये उस क्षेत्र में, उस एरिया में अधिक पाया जाएगा जहाँ पर कोयला, तेल या फिर कॉपर प्रगलन, तेल शोधक कारखाना होगा। इन प्रकार से जो कारखाना या फिर संयंत्र वहाँ जहाँ पे लगे रहेंगे वहाँ पे SO2 आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो होती है क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। अगर SO2 पानी के साथ मिल जा रही है, वर्षा के साथ घुल जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, अम्ल वर्षा कहलाती है या फिर अम्ल वर्षा वहाँ पे होने लगती है। जब SO2 वर्षा के साथ मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जो क्या करती है, बहुत से जीव जंतु को या फिर जो इमारतें हैं, जैसे कि संगमरमर का जो ताजमहल बना है, उन सभी को क्या करती है, ये क्षरण करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये SO2 किस प्रकार से बनता है। तो SO2 बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसके बारे में देखेंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का बात करें तो सबसे पहले इसका सिद्धांत में क्या आएगा, तांबे के छिलन को जब हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब SO2 वहाँ पे प्राप्त होता है। यह है आपके तांबे के बुरादे या फिर तांबे का छिलन, जिसको हम लोग H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा। यह है प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं चित्र का वर्णन या फिर कार्यविधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें गोल पेंदी वाला फ्लास्क लगा होता है जिसके ऊपर में कार्क जुड़ा होता है। इस कार्क में 2 छेद होती है, एक छेद में थीसिल कीप लगी होती है, दूसरे छेद में निकास नली लगी होती है।
जब इस गोल बेधे वाले फ्लास्क में तांबे के बुरादे मतलब जो कापर होता है उसके बुरादे को रखते हैं और ऊपर से थिसिल टिप की सहायता से H2SO4 को डालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। और जब हम लोग इन संपर्क में आने के पश्चात जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, गैस जार में एकत्रित करवाते हैं। ठीक, तो गैस जार में वायु के अधो विस्थापन द्वारा यहाँ से जो गैस निकल रही है उसको कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, गैस जार में। ठीक, यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। यहाँ से निकलने वाली गैसों को, H2 गैसों को जब यहाँ पे वायु के अधो विस्थापन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ से निकलने वाली गैसों को हम लोग वायु के अधो विस्थापन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, गैस जार में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है आपकी प्रयोगशाला विधि। अब आगे देखेंगे SO2 का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसके उपयोग क्या क्या हैं उसको देखते हैं। क्योंकि जो भी विधि आती है आपकी, जैसे कि प्रयोगशाला विधि या फिर कुछ भी विधि, उसके विधि के नीचे में शायद ये भी आ सकता है कि उसके उपयोग को भी लिखिए, है ना। तो आप लोग विधि के नीचे में 1-2 उपयोग को डाल ही देना। तो यहाँ पे उपयोग है आपका SO2 जो होती है विलायक के तौर पे क्या होती है, उपयोग की जाती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फाइडों और विरंजक के निर्माण में भी हम लोग SO2 का उपयोग करते हैं। आगे संपर्क विधि को पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी हम लोग SO2 का उपयोग करते हैं। शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, उसके शुद्धिकरण में भी हम लोग SO2 का उपयोग करते हैं। ठीक, और क्या होता है, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन को हटाने में भी हम लोग SO2 का उपयोग करते हैं। विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, SO2 का उपयोग करते हैं। ऊन को रंगने में, सिल्क को रंगने में SO2 का उपयोग करते हैं। और कृमिनाशक के तौर पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे SO2 का उपयोग दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।